जग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक उपज हेतु कुसुम की वैज्ञानिक विधि से खेती पर जानकारी। अधिक उपज हेतु टमाटर की पौध रोपण पर जानकारी। फलन अवस्था पर आंवला के बाग में कीट और रोगों का नियंत्रण। तिलहनी फसलों में कुसुम की बुआई का उपयुक्त समय चल रहा है तथा जो किसान भाई इसकी बुआई करना चाहते हैं तो उन्हें इस फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इसकी बुआई करते समय कुछ तकनीकी बिंदुओं को अमल में लाना होगा, जिसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह खास प्रस्तुति। तो किसान भाइयों, आइए चर्चा करते हैं कुसुम की कृषि कार्यमाला की। इस फसल को सूखा वाले क्षेत्र या बरानी खेती में खरीफ मौसम में किन्हीं कारणों से फसलों के खराब होने के बाद आकस्मिक दशा में या खाली खेतों में नमी का संचयन कर सरलता से उगाया जा सकता है। कुसुम की खेती हेतु आइए चर्चा करते हैं सर्वप्रथम भूमि के चयन एवं तैयारी पर। कुसुम के अच्छे उत्पादन के लिए मध्यम काली भूमि से लेकर भारी काली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। कुसुम की उत्पादन क्षमता का सही लाभ लेने के लिए इसे गहरी काली जमीन में बोना चाहिए। इस फसल की जड़ें जमीन में गहरी जाती हैं। भूमि की तैयारी हेतु एक बार गहरी जुताई कर 2 या 3 बार कल्टीवेटर से खेत को जोतना चाहिए। इसके बाद खेत में पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। इसी समय खेत में जैविक खादों का प्रयोग कर लेना चाहिए। जहाँ तक बात इसके उन्नत प्रभेदों की है तो वह इस प्रकार से है। किसान भाई इनमें से किसी भी एक किस्म का चुनाव कर खेत में बोनी कर सकते हैं। कुसुम की बोनी हेतु 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए तथा बुवाई से पूर्व बीजों को 3 ग्राम थायरम या ब्रैक्सिकॉल फफूंदनाशक दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लेना चाहिए। बोते समय कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। आइए अब चर्चा करते हैं खाद एवं उर्वरक की मात्रा पर। तो कुसुम की खेती हेतु आसिंचित अवस्था में 40 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फुर तथा 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए तथा सिंचित अवस्था में 60 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम स्फुर तथा 20 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। एवं हर तीसरे वर्ष गोबर की खाद 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाना फायदेमंद होता है। तिलहनी फसल होने की वजह से गंधक की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना अच्छा रहता है। उर्वरक की संपूर्ण मात्रा असिंचित अवस्था में बोनी के समय में ही भूमि में मिला देना चाहिए तथा सिंचित स्थिति में नत्रजन की आधी मात्रा
तथा स्पोर एवं पोटास की पूरी मात्रा बोनी के समय ही भूमि में मिला देना चाहिए तथा शेष बची आधी नाइट्रोजन की मात्रा को प्रथम सिंचाई के उपरांत देना चाहिए। जहां तक बात सिंचाई की है तो किसान भाइयों, कुसुम एक सूखा सहनशील फसल है। यदि फसल का बीज एक बार उगाए तो इस फसल को काटने तक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जहां सिंचाई उपलब्ध हो वहां अधिकतम 2 सिंचाई कर सकते हैं। प्रथम सिंचाई 50 से 55 दिनों पर बढ़वार अवस्था पर तथा दूसरी सिंचाई 80 से 85 दिनों पर शाखाएं आने पर करना लाभदायक रहता है। आइए अब चर्चा करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। कुसुम की फसल में एक बार डोरा अवश्य चलाना चाहिए तथा 1 या 2 बार आवश्यकता अनुसार हाथ से निदाई गुड़ाई करें। निदाई गुड़ाई करने से जमीन की ऊपरी सतह की पपड़ी टूट जाएगी और नमी के हास होने में बचत होगी। निदाई गुड़ाई अंकुरण के 15 से 20 दिन बाद करना चाहिए। हाथ से निदाई करते समय पौधों का विलयन भी हो जाएगा। एक जगह पर एक ही स्वस्थ पौधा रहने दें। आइए अब बात करते हैं पौध सुरक्षा उपायों की। तो कुसुम की फसल में सबसे ज्यादा माहू कीट की समस्या रहती है। यह माहू पत्तियां तथा मुलायम तनों का रस चूसकर नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण हेतु मिथाइल डायमेटोन 25 ईसी 0.05% या डायमेथोएट 30 ईसी 0.03% दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। कुसुम की फल छेदक इल्ली। पौधों में जब फूल आना शुरू होते हैं तब इसका प्रकोप दिखाई देता है। इसकी इल्लियां कलियों के अंदर रहकर फूलों के प्रमुख भागों को नष्ट कर देती हैं। इसकी रोकथाम हेतु क्लोरोपाइरीफास 20 ईसी दवा का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फसल की कटाई एवं कहाई। कांटे वाली जातियों में कांटों के कारण फसल काटने में थोड़ी कठिनाई जरूर आती है। कांटे रहित जातियों में कटाई की कोई समस्या नहीं रहती। बहुत अधिक क्षेत्र में यदि कुसुम का रकबा हो तो कंबाइन हार्वेस्टर से भी कटाई कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप बताई गई बातों को ध्यान में रखकर कुसुम की खेती करते हैं तो प्रति हेक्टेयर लगभग 10 से 14 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त कर सकते हैं। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने टमाटर की नर्सरी डाली है, उनकी पौध खेत में रोपाई के लिए तैयार हो गई होगी। वो इस स्वस्थ पौध का खेत में रोपण वैज्ञानिक अनुशंसाओं के अनुसार करते हैं, तभी उन्हें आगे चलकर फसल से अधिक उपज मिलेगी। तो टमाटर की पौध का खेत में रोपण किस तरह से करें, आइए जानते हैं ग्राम मोपका, जिला बिलासपुर के प्रगतिशील किसान भरत खेत्रपाल से। छत्तीसगढ़ से जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे यहाँ टमाटर की रोपाई का काम चल रहा है। जैसे कि आपने पूछा था कि खेत की तैयारी, इसमें चूंकि इस वक्त हम दूसरी फसल के रूप में टमाटर की फसल लगा रहे हैं, तो हमने किसी भी प्रकार का खेत की तैयारी के लिए जोताई या अन्य चीज़ें नहीं की हैं। इसमें नींदानाशक दवा डाल के और पौधे को जड़ से उखाड़ के उसको वापस वहीं पे लपेट के हमने रोपाई का काम चालू करवाया है। उसके लिए मतलब जो हमारी पहले की जो तैयारी होती है वो काफ़ी खर्चीली होती है। जब हम गर्मी फसल में इसकी तैयारी करते हैं उस समय काफ़ी जोताई और बांस वगैरह, तार, ये सब चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो प्लान ही ऐसा बनाए कि एक बार खेत तैयार करने के बाद कम से कम 2 फसल उसमें से आ सके, जिससे वो उनके जो शुरू का खर्च है वो 2 भागों में बढ़ जाएगा और किसानों को काफ़ी बचत हो सकती है। मांदे से मांदे और पौधे से पौधे की दूरी दोनों ही फिक्स है हमारी, क्योंकि पूर्व का मांदा बना हुआ है तो ये लगभग 4.5 फुट में मांदे से मांदे की दूरी है। इस वक्त किसी भी किस्म की खाद, मतलब कोई भी प्रकार की रासायनिक खाद हमने इस फसल के समय में इसमें नहीं दी है। जो भी इसमें रासायनिक खाद डली हुई है वो पूर्व की फसल के बचे हुए रूप में ही है। तो अभी हमने इसमें किसी भी किस्म का रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया है और पुराने मंडप में ही दूसरी फसल के रूप में इस समय टमाटर की खेती करने की तैयारी कर रहे हैं। जहाँ तक किस्म और वैरायटी का वो है तो ये हाइब्रिड वैरायटी है, थोड़े मीडियम लंबे सेगमेंट की और खट्टे सेगमेंट की वैरायटी है ये।
इसकी हम नर्सरी तैयार करवा करके और इसको हम जड़ को बावेस्टीन के घोल में डुबाकर इस वक्त इसमें रोपाई का काम कर रहे हैं। टमाटर की नर्सरी तैयार होने में लगभग इस समय हमको 1 महीने का समय लगा है और उसके लिए जो खाद वगैरह का जहाँ तक प्रबंधन का सवाल है तो बहुत ही कम मामूली से थोड़ा से पोटास और डीएपी डाल के ही हमने उसकी तैयारी की है। कुछ भी ज़्यादा विशेष खादों का उसमें अभी छिड़काव हमने नहीं किया है। उसके बाद में अभी अब लगने के बाद करीब 1 सप्ताह बाद जब ये जड़ें पकड़ लेंगी इसकी, तब हम ड्रिप के माध्यम से इसमें खाद देंगे। लगभग 3 बार इसमें हम 1 किलो फास्फोरिक एसिड और 3 किलो यूरिया और 4 किलो पोटास की मात्रा इसमें देंगे हम, जो हर सप्ताह के अंतराल में 3 हफ्ते तक होगी। उसके बाद फसल की अवस्था और उसको देख करके इसकी खादों को अलग से फिर वो करेंगे। तो उसका सिंचाई का प्रबंधन भी ड्रिप के ही माध्यम से हम कर रहे हैं। अभी जल प्रबंधन का जहाँ तक सवाल है वो हर किसान के हिसाब से उनकी मट्टी की जल धारण क्षमता के उसमें फ्लक्चुएट हो जाता है। हमारी जो मट्टी है वो हल्की डोरसा किस्म की मट्टी है, तो मीडियम जल धारण क्षमता वाली। तो इसमें अभी हम जो सिंचाई करेंगे फिलहाल तो प्रतिदिन 1 घंटा लगभग इसकी सिंचाई होगी। इसके बाद में जैसे जैसे थोड़ा बरसात का ड्यूरेशन घटेगा और मट्टी की जो भी अवस्था होगी उसके हिसाब से उसको भी बदलेंगे 1 सप्ताह बाद। इसमें अभी अब सेकिंग इंसेक्ट्स वगैरह के लिए या इल्लियों के प्रकोप अगर होता है तो उसके लिए दवाओं का छिड़काव जैसे भी स्थितियां बनेंगी उसके हिसाब से बीच बीच में या कोई बीमारी लगती है तो उसके हिसाब से छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आंवला के बाग लगा रखे हैं उनमें अभी फल विकसित हो रहे होंगे और इस समय इन फल वृक्षों को कीट और रोगों से मुक्त रखना बेहद जरूरी है। तो वर्तमान में आंवला के फल वृक्षों को हानि पहुंचाने वाले इन रोग और कीटों के नियंत्रण की जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के एक वैज्ञानिक से। आंवले के वृक्ष हैं उसमें खास तौर से एक कीट आता है जिसको छाल खाने वाली इल्ली के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में इसको वार्क ईटिंग कैटरपिलर कहते हैं। यह जो कीट है या जो इल्ली है, यह जो इसकी शाखा है उसमें छेद करके अंदर घुस जाती हैं और ऊपर की तरफ से नीचे ये इल्ली खाते हुए बढ़ती है और उसमें अंदर ही अंदर ये खाती है और वहाँ से उसको शाखा को कमज़ोर करती है, आगे बढ़वार रुक जाती है और हमारे पौधों को काफ़ी हानि होती है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आप निरीक्षण करते रहें और देखें कि इस प्रकार का अगर कोई हमारी छाल खाने वाली इल्ली या वार्क ईटिंग कैटरपिलर आ रहा है तो इसका जो है समय पर इसका नियंत्रण करें। किसान भाइयों, इसका जो अच्छा उपचार है, नियंत्रण है, वो जो है डाइक्लोरवास नाम की एक दवाई आती है। डाइक्लोरवास यह 76 ईसी में मार्केट में उपलब्ध है। यह दवा 1% के हिसाब से घोल बना करके और पूरे पौधे पर अच्छी तरह से छिड़काव इसका करते हैं, जिससे पर यह डाइक्लोरवास जो दवा है ये जब छिड़काव के बाद में इसमें फ्यूम्स निकलती हैं और फ्यूम्स के कारण जो है हवा के माध्यम से इसमें अंदर शाखाओं में अंदर जो छिद्र हैं उसके अंदर यह दवा का फ्यूम्स के द्वारा पहुंच जाती है और कीट इससे मर जाता है। इसका एक उपचार और कर सकते हैं। अगर किसान भाइयों बारीक तार
ले लें, तार लेके जहाँ कीट है वहाँ पर इस तार को अंदर डाल के और उसमें एक रुई का फाहा क्लोरपाइरीफास के दवा को इस फाहे में डुबो के और फाया अंदर डाल दें और गीली मिट्टी से उसको बंद कर दें तो भी इसका नियंत्रण आसानी से हो जाता है। इसके बाद किसान भाइयों, आंवले की फसल में एक रोग आता है और आंवला जो है उस रोग के कारण उसकी जो क्वालिटी है या उसकी जो गुणवत्ता है उस पर बहुत विपरीत असर पड़ता है और उसमें आपने देखा होगा कि आंवले के जो फल हैं वो भूरे भूरे या जो बादाम कलर के चित्तीदार हो जाते हैं और ये रोग है जीवाणु जनित एक रोग होता है, इसको आंवला का चित्ती रोग कहा जाता है। यह रोग जो है जीवाणु से बहुत तेजी से फैलता है और धीरे धीरे करके हर साल यह रोग एक बार अगर बगीचे में आ गया तो धीरे धीरे हर साल ये रोग के लक्षण फल पर दिखाई देने लगते हैं। किसान भाइयों, इस रोग की जो है निरीक्षण करें और मैं तो ये कहूँगा किसान भाइयों, जब आपका आंवला मटर के दाने के बराबर हो जाए, फूल आने के बाद मटर के दाने के बराबर जब हो जाए तब बोडो मिश्रण, इसमें 1% का बोडो मिश्रण का घोल का पहला छिड़काव करें और जब आंवला बेर के आकार का हो जाए तब इसमें बोडो मिश्रण का दूसरा छिड़काव करें और जब आंवले का पूरा फल बन जाए, यानी पूरा जो है उसका भराव हो जाए, पूरा जो है फल बन जाए, उस वक्त आप तीसरा छिड़काव इसका करें। लगभग आप ये मान के चलें कि 12 से 15 दिन में पहला छिड़काव, दूसरा छिड़काव भी 12 से 15 दिन में, तीसरा भी 12 से 15 दिन में। इस तरह से आपका 40-50 दिन में तीनों छिड़काव इस 1% बोडो मिश्रण के आंवले की फसल पर हो जाएंगे, जिससे आपकी जो छाल खाने वाली इल्ली है और आंवले में जो चित्तीदार जीवाणु जनित रोग लगा हुआ है उन दोनों का नियंत्रण आसानी से हो जाएगा और आप के आंवले की गुणवत्ता में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, बहुत ज़्यादा बढ़वार होगी, अच्छा होगा, आंवला क्वालिटी अच्छी होगी, चमक अच्छी आएगी और मार्केट में उसकी आपको प्राइस भी बहुत अच्छी मिलेगी। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। दुधारू पशुओं में कुछ कमियों के कारण कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं, जिसका समय रहते अगर उचित उपाय नहीं किया गया तो ये व्यवसाय घाटे की तरफ चला जाता है। इन्हीं समस्याओं में दुधारू पशुओं में मुख्य रूप से गर्भपात की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, जिसके कारण पशुपालकों को हमेशा हानि उठानी पड़ती है। अतः इसका क्या कारण है और इसका निवारण किस प्रकार से किया, आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार। गर्भपात क्यों होता है, कैसे होता है, इसे कैसे बचे और इसका इलाज में क्या है, इसकी एक विस्तृत जानकारी होना जरूरी है। तो सर्वप्रथम गर्भपात का जो प्रमुख वजह है उसमें इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवाणु है, जिसे हम बैक्टीरिया, वायरस कहते हैं या प्रोटोजोआ कहते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसके अंदर एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होता है। ये एस्ट्रोजन ऐसा केमिकल है जो जब से ऐसे पशु जो गर्भ धारण किए हुए हैं उनके शरीर में जब जाता है तो एस्ट्रोजन की संख्या मात्रा बढ़ने से जानवर में गर्भपात हो जाता है। तो ऐसे पौधे जिसमें एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी है उससे बचाना है, वैसे पौधे को पहचान कर जानवर को ऐसे पौधे नहीं देना है आपको। इसके अलावा कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, टीकाकरण का जो प्रोग्राम चलाया जाता है, उसमें जो जानवर प्रेगनेंसी में है, खासकर लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है, उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको टीकाकरण नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर, उनके खाना पीने में अगर कमजोरी है, बहुत जानवर तनाव में है, वीकनेस है, ये और भी ये अलग वजह हैं, दूसरे वजह हैं जिससे गर्भपात हो सकता है। लेकिन प्रमुख जानकारी जो होना चाहिए उसमें आपको
इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म का है, जिसमें हम बैक्टीरिया और वायरस और प्रोटोजोआ का हम लोग चर्चा करते हैं। तो जहाँ तक बैक्टीरिया की बात है, ये ऐसे 2-3 बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी विस्तृत जानकारी जरूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और हमेशा आपको आसपास में हर्ड में देखने को मिल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रुसेलोसिस। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रुसेल्ला एबोर्टस। तो गायों में खासकर ये गर्भपात कराता है, 6 से 7वें महीने का गर्भ बाहर आ जाता है। और इसमें सबसे बड़ी खराबी ये है कि एक बार जानवर ब्रुसेल्ला से अफेक्टेड हो जाता है तो फिर पूरी लाइफ अफेक्टेड होता है, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा ये करना है कि उसका पहचान करना है कि जो गर्भपात हुआ है वो ब्रुसेल्ला के वजह से ही हुआ है। तो इसकी जांच करने के लिए आपको एंटीजन यानी इम्यूनोलॉजिकल स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। और एक बार आपको ये पता हो जाए कि ये जानवर ब्रुसेल्ला इफेक्टेड है तो ट्रीटमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देकर ऐसे जानवरों का आपको कलिंग करने को हम लोग उसके उपाय में ये है कि उसको हर्ट से हटा दीजिए। नहीं तो अगली बार ब्रुसेल्ला में क्या होता है कि पशु पहली बार जब उसका गर्भपात होता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसके प्लेसेंटा से बाहर आते हैं जो और भी जानवरों को अपने साथ साथ इफेक्ट करेगा। अगली प्रेगनेंसी उसका ठीक होता है और उसमें जब बच्चा बाहर आएगा तो साथ साथ जो प्लेसेंटा होता है उसमें वो बैक्टीरिया भी बाहर आएगा। तो जिस जानवर को पहली बार गर्भपात हुआ है ब्रुसेल्ला से, वो दोबारा तो गर्भपात नहीं होता लेकिन वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है। तो पूरी हर्ड में इस तरह से एक किसी भी पशु को इफेक्ट कर सकता है और हर बार एक आपका गर्भपात होगा। तो कुल मिला के बड़ा आर्थिक नुकसान है ब्रुसेल्ला से। तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसका अच्छी तरह से पहचान करने के बाद जानवर को उस हर्ड से हटा देना चाहिए और जो जानवर अफेक्टेड नहीं है उनको बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में हम भारत में मौजूद है वैक्सीन, ब्रुसेल्ला वैक्सीन है, वो स्ट्रेन 19 का है। उसका इस्तेमाल करने से ये ब्रुसेल्ला के बीमारी होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। जो फंगस है ये जो दाना जानवर को देते हैं उसी में ये ग्रो करता है और 10% मॉइस्चर से जब अधिक हो जाता है तब ये फंगस उसमें ग्रो करते हैं। तो आपको ये हमेशा देखना है कि जो दाना है उसमें क्लम्प्स नहीं बने, उसमें ढेले जैसे नहीं बने। तो जब उसको हाथ से आप दबा के देखते हो उसमें ढेला सा बन जाता है तो ये जान लीजिए कि मॉइस्चर कंटेंट उसका ज़्यादा है और उसमें फंगस ग्रो करने की संभावना है। तो इससे बचना है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें आपका क्लेबिसेप्स पर्पुरिया है जिसमें आर्गोट्स होता है। ये बहुत ही प्रमुख वजह है गर्भपात का। तो उसको पहचान कर ऐसे क्लेबिसेप्स पर्पुरिया जो प्लांट है उसको पहचान कर उसे जानवर को दूर रखना है। तो ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिसमें गर्भपात हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बीमारियां होते हैं जो स्पेसिफिक गर्भपात के लिए तो नहीं है लेकिन और शरीर के दूसरे अंगों को डैमेज करता है, उसके वजह से जो वीकनेस होता है उसका इम्यून सिस्टम कम होता है, उसमें भी गर्भपात हो जाते हैं। जो जानवर इफेक्टेड है जिनका ट्रीटमेंट की संभावना है उनको अगली बार इस तरह का गर्भपात नहीं हो इसके लिए एंटीबायोटिक किसी योग्य पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक देना है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है धमतरी जिला दुर्ग के कृषक सुरेंद्र सिंह ने। यह टसर रेशम पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो सुरेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो मैं बताना चाहता हूं कि सामान्य तरीके से परंपरागत तरीके से जो तसर का कीट पालन हो रहा है, अगर उसमें हम कुछ वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी करते हैं साथ साथ, तो हमको तसर का उत्पादन अधिक से अधिक होगा और किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ होगा। इसके लिए प्रमुखता से मुख्य बिंदु हैं कि जब आप अंडे के प्रस्फुटन के बाद जब आप ब्रशिंग कर रहे हैं उस समय पे आप ध्यान रखें कि मौसम
उपयुक्त हो। अगर मौसम उपयुक्त न हो उस दौरान आप अंदर कमरे के अंदर चाकी कीट पालन कर सकते हैं। बाद में मौसम सही होने के बाद आप उनको पौधे पे स्थानांतरित कर दें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि जब हम कीट को शुरू की अवस्था में कीट पालन के दौरान ला रहे हैं फील्ड में, उस दौरान हम देखें कि उस पौधे के आसपास किसी प्रकार का पेस्ट का, किसी चींटी का, ये सब का कोई प्रकोप न हो, नहीं तो ये छोटे छोटे कीटों को प्रभावित करेंगे और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। जब कीड़ा थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप समय से उसका ट्रांसफर दूसरे पौधे पे कर दें, जिससे कीड़ा भूखा न रहे और नुकसान न हो। जब कीड़ा छोटा हो उस दौरान आप कोमल पत्तियों का प्रयोग इसके लिए ज़्यादा लाभप्रद होता है, क्योंकि कोमल पत्तियों से को खाने से उस कीट का, छोटे कीट का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। एक और महत्वपूर्ण बात है, जब कीड़ा मोल्टिंग में बैठा हुआ हो, मोल्ट आउट कर रहा हो, उस दौरान इसके ट्रांसफ़र, इसको कीड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित न करें। इससे कीड़ा का मोल्टिंग अवस्था प्रभावित होती है और कीड़े को नुकसान पहुंचता है। अगर कोई बीमारीग्रस्त कीड़ा आपके प्रक्षेत्र में, कीट प्रक्षेत्र में मिलता है तो उस बीमारीग्रस्त कीड़े को आप तत्काल वहाँ से हटा दें, नहीं तो उससे अन्य कीटों में जो स्वस्थ कीट हैं उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और आपको नुकसान होगा। चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब आप 5वीं अवस्था में कीट आ जाता है उस दौरान आप इस तरह से कीट का स्थानांतरण करें कि समुचित मात्रा में पत्ती उसको मिलती रहे और बार बार 5वीं अवस्था में आपको कीट का स्थानांतरण न करना पड़े। और सबसे अंत में जो 5वीं अवस्था के बाद सिल्क उत्पादन का महत्वपूर्ण बिंदु है। सिल्क के उत्पादन के दौरान जिस समय पे कोसा बनाने का क्रम चल रहा है, उस दौरान आप इसको कदापि एक स्थान से दूसरे स्थान तक न ले जाएं। और सामान्य तौर पे आप कीट पालन के दौरान जैसे पक्षियों से है, अन्य पेस्ट प्रेडेटर से है, इसका बचाव कर सकते हैं और देखरेख, आपको समुचित देखरेख करने की आवश्यकता है। अगर आप कीट पालन के दौरान इस तरह से समुचित देखरेख करते हैं और जो विभिन्न प्रकार के बचाव के उपाय करते हैं तो आपको कोसा का उत्पादन आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज के लिए चना की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई, गाय और भैंस से अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु संतुलित आहार प्रबंधन। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।